सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है बड़े एक संवैधानिक गतिरोध पर हम बात करने वाले हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये डेडलॉक लंबे समय से बना हुआ है, पर वर्तमान राजनीतिक हालात में ये डेडलॉक उभर कर सामने आ गया है और संभवतः इस गतिरोध पर जल्दी न्यायपालिका कुछ निर्णय भी सुनाएगी। तो हम उस गतिरोध को ही आज चर्चाओं में लेकर आएंगे। और जैसा कि आपने हमारे आज के थंबनेल को देखा होगा, हम बात करने वाले हैं निर्विरोध निर्वाचन लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है। अर्थात किसी भी उम्मीदवार का बगैर किसी विरोध के, निर्विरोध तरीके से, बगैर किसी अपोजिशन के, बगैर चुनाव लड़े सांसद या विधायक बन जाना, ये हाउ इट कैन बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक, ये लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है। विशेष संदर्भ में रहेगी सूरत की निर्विरोध जीत। इससे हम इस टॉपिक को चर्चाओं में लेकर आएंगे। हालांकि सूरत में जो हाल ही के लोकसभा चुनाव में सूरत में जो निर्विरोध जीत दर्ज की गई है, उसके पीछे की वास्तविक कहानी को भी आज हम यहाँ चर्चाओं में लेंगे। लेकिन वो षड्यंत्र, बदमाशी, चालाकी, सत्ता के दुरुपयोग की एक उम्दा मिसाल है सूरत में लोकसभा की जीत जो है। लेकिन उस जीत से एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, संविधान के गतिरोध का प्रश्न खड़ा हो गया। अर्थात निर्विरोध निर्वाचन लोकतांत्रिक कैसे हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का बगैर जनता में जाए, बगैर जनता के वोट डाले, चयन और विरोध के बगैर एक कोई व्यक्ति केवल अपने अपोजिशन के अभाव में, उसके सामने कोई खड़ा नहीं है, केवल इस आधार पे वो जनता का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है। आप समझिए बात को कि सूरत की जनता ने ना तो इस कैंडिडेट के लिए वोट डाले, ना तो ये व्यक्ति सूरत की जनता के पास चुनाव में खड़ा हुआ, वोट मांगने के लिए खड़ा हुआ, उसके बाद भी संसद में ये सूरत की जनता का प्रतिनिधि होगा। तो बताइए ये कैसे डेमोक्रेटिक है? हाउ हम इसे किस तरह से लोकतांत्रिक कह सकते हैं कि सूरत की जनता ने तो वोट डाला भी नहीं, इसे चुना भी नहीं, तो ये सूरत की जनता का प्रतिनिधित्व बन के संसद में उसकी नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? और अगर ये कर रहा है तो यहाँ पर एक संवैधानिक गतिरोध है, डेडलॉक है। इसी डेडलॉक पर आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और न्यायालय में इसको लेके अब चुनौती दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में दो दो क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस हैं, इसको लेके चर्चाएं बनी हुई है। ठीक, तो ये पूरा मामला क्या है और ये कितना खतरनाक है उसे हम देखेंगे। और सूरत में किस तरह से बीजेपी आरएसएस ने मिलके सभी प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, संवैधानिक मर्यादा और कायदों को ताक पे रखते हुए बिल्कुल खुलेआम, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक हत्या, ठीक, बिल्कुल आप इसी तरह से देखिए, उन्होंने सब कुछ ताक पे रखा और सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हुए अपने व्यक्ति को चुनाव जितवा लिया। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी राज्य में सरकार है, उसी का उम्मीदवार आश्चर्यजनक रूप से बाकी उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट करके उसी का उम्मीदवार जीता घोषित कर दिया जाता है। और इसमें उन्हें कोई आश्चर्य भी नजर नहीं आता या कोई धांधली भी नजर नहीं आती है। तो बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसे आज हम मूल्यांकन पर लेंगे। उसके बाद एक और विषय है जिसे हम मूल्यांकन पर लेंगे, एक विषय है बॉडी शेमिंग का। उत्तर प्रदेश की जो क्या बोलते हैं बच्ची है, उसने अपने एग्जाम में टॉप किया हुआ है और उस टॉपर बच्ची के साथ में, बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बच्ची के साथ सोशल मीडिया क्या कर रही है? बॉडी शेमिंग कर रही है। कितना घृणित है। बजाय उस बच्ची को प्रेस करने के, प्रोत्साहित करने के, उसके शरीर की कमी के दिखाकर, सोच के देखिए एक बच्ची टॉप कर रही है, उसके चेहरे पे, उसकी शक्ल के आधार पे, क्योंकि वो समाज के उच्च वर्ण से नहीं आती, बॉडी शेमिंग यहां पर की जा रही है। तो हम बॉडी शेमिंग के इस मुद्दे को मूल्यांकन पर रखेंगे, क्योंकि बच्चियों के साथ भी ये समाज बॉडी शेमिंग कर रहा है। सोच के देखिए कितना घृणित समाज है। ये वो समाज है जो कहता है ये औरतों की पूजा करते हैं, औरतें देवी होती हैं, और ये समाज एक बच्चे के टॉप करने के बाद उसकी बॉडी शेमिंग कर रहा है, वो भी जरा सी बात पर, उसके शरीर के आकार प्रकार, चेहरे मोहरे को देखकर बॉडी शेमिंग की जा रही है। तो इस मुद्दे को आज हम मूल्यांकन पर लेंगे, इसे भी चर्चाओं में लेंगे। और एक प्रश्न था वो हमारे साथियों ने किया हुआ था, वो ये था कि ईवीएम को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया अभी कुछ दिन पहले,
वो क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और वो क्यों खारिज हो गया, या क्यों ईवीएम में संशोधन या किसी प्रकार के बदलाव की प्रोसेस को न्यायपालिका ने खारिज कर दिया, क्या कहा न्यायपालिका ने, उन उससे भी आज हम यहाँ पे मूल्यांकन मिलेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर दो छोटी घटनाएं, रिव्यूज रहेंगे, और एक बड़ा मुद्दा वो है लोकतंत्र में निर्विरोध निर्वाचन का, नॉन अपोजिशन, बगैर किसी अपोजिशन के किसी व्यक्ति का जनप्रतिनिधि बन जाना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाना। इसे आज हम यहाँ चर्चाओं में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं ये पूरा मामला क्या है। मामला गंभीर है, समझ में जुड़े रहिएगा थोड़ा, आपको पता चलेगा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनाव में कैसे संवैधानिक नियम कायदे कानूनों को ताक पे रख के वर्तमान जो सरकार है, संघ प्रायोजित सरकार है, आरएसएस प्रायोजित सरकार है, वो सारे हथकंडे अपना रही है ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी चुनाव में जीत हो। और इस मुद्दे को भी हमने मूल्यांकन पर इसीलिए लिया क्योंकि ये संवैधानिक गतिरोध तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक तो होता है ही, और ये आने वाली परीक्षाओं में बच्चों के काम आएगा ही आएगा। लेकिन इसके अलावा जो वर्तमान स्थिति है, प्रेजेंट क्राइसिस है, भारत वर्तमान में एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। वो ये है कि हम राजनीतिक रूप से जिसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। संभवतः डिक्टेटरशिप अभी ना आए, इसके बाद आए, पर आप ये देखिए 2014, 2019 और 2024 एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरह। और ये वर्तमान जो सरकार है, ये अगर फिर से चुनाव जीत के आती है, संघ प्रायोजित सरकार फिर से चुनाव में जीत के आती है, तो ये मान के चलिए कि जो भी डिक्टेटरशिप है उसकी तरफ फांसीवादी शक्तियां जो कि तानाशाही मानसिकता रखती हैं, वो उसकी तरफ समाज, भारत एक कदम और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अभी भारत में हिटलर मुसोलिनी की तरह क्लियर कट डिक्टेटरशिप नहीं है, पर आप इससे समझिए कि हम बड़ी तेजी से नौकरशाही आधारित क्या बोलते हैं, तानाशाही की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप भारत की टिपिकल कंडीशन आज की स्टेट में कहें तो हम किस तरह से डिफाइन करें, तो प्रेजेंट जो कंडीशन है, इंडिया कहने के लिए डेमोक्रेटिक स्टेट है, पर भारत में जो पॉलिटिकल पावर है उसका रवैया कैसा है, तो वो एक ब्यूरोक्रेसी बेस्ड डिक्टेटोरियल सिस्टम भारत में काम कर रहा है। नौकरशाही आधारित तानाशाही व्यवस्था भारत में आज की डेट में चलती हुई या बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं इसे बनती हुई कहूंगा, ये बन रही है, ये निर्माण के दौर में है। अगर आप 24 में चुनाव में वोट डालकर इन फांसीवादी शक्तियों को, फासिस्ट पावर को फिर से चुनाव जिताते हैं, तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे एक और कदम इन्हें आगे बढ़ाने में, कि भारत एक और कदम आगे बढ़ेगा, एक तानाशाही आधारित या ऐसा कहिए एक नौकरशाही आधारित तानाशाही बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, तो ये हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे चलकर फिर पूर्ण तानाशाही में बदल जाएगी। अगर आप हिटलर को भी देखेंगे तो हिटलर ने क्या किया, ठीक, अगर आप हिटलर के क्या बोलते हैं आगे बढ़ने को देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के पहले, तो आप देखेंगे कि हिटलर म्यूनिक पुश करता है, वहां संभवतः उसे किसी किस्म के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो चुनी गई सरकार रहती है वो उसे बड़ी दूर से मार पीट के भगाती है, और फिर वो ये दिमाग लगाता है कि संविधान का नाश संवैधानिक शक्तियों से करना पड़ेगा। उस समय वाइमर गणराज्य था, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो हिटलर ने यह तय किया कि इस तरह से नहीं चलेगा कि आप बंदूक गोली की दम पर सत्ता हथिया लोगे, संवैधानिक शक्तियों से ही संविधान का विनाश करो। तो उसकी पार्टी चुनाव में जाती है, विपक्ष को देशद्रोही घोषित करती है, आग लगाती है, एक बड़ी घटना होती है, और फिर विपक्षियों को वोटिंग के समय बाहर कर कर कम होते हुए भी हिटलर पावर में आ जाता है। एक बड़ी कहानी है, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इन एपिसोड्स पर बात करेंगे मोटा मोटा, तब हम इन पर चर्चा करेंगे कभी, ठीक, की स्थिति। अगर आप भारत में भी देखिए तो मोटा मोटा यही इस तरह का मॉडल आगे बढ़ता दिखता है कि जो धर्मान शक्तियां थी, जो क्या बोलते हैं रिलीजियस फेनेटिक पावर्स हैं भारत में, मेजोरिटेरियनिज्म है, बहुसंख्यकवाद है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजी को ले रहे हैं, ये भारत में लोकप्रिय विचार को ले रहे हैं, वो है हिंदुत्व का विचार, क्योंकि हिंदू ज्यादा संख्या है, उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी संख्या होगी, उनका शासन होगा, वही शासन करेंगे, इसके नाम पर लोगों से सत्ता हथिया रहे हैं, और ये जानते हैं कि सीधे तौर पर हिंदू राज नहीं बना सकते तलवार की दम पे। अब वो नहीं हो सकता जो पेशवाई में होता था या उससे पहले होता था।
ये संभव नहीं है। मॉडर्न क्या बोलते हैं कहते हैं मॉडर्न जो सिस्टम है उसमें संभव नहीं है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि संविधान का नाश संवैधानिक तरीके से ही कर रहे हैं, यानी संवैधानिक शक्तियों से संविधान के विनाश का कार्य आज संघ प्रायोजित ये पूरी गैंग कर रही है। जो हिटलर करता था, मतलब ये कि बनाना हिंदू राज है, लेकिन उसके लिए संविधान में बताई गई व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ो, चालाकी करो, बदमाशी करो, संसद विधायक बनो, सत्ता में जाओ, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, सत्ता हथिया लो और फिर धीरे 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 करके उस सत्ता की शक्ति से लोगों के दिमाग में ये स्थापित करो कि भाई लोकतंत्र खराब है, हिंदू राज होगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब जनता में ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हो जाएं तो पलटकर देश को धर्म आधारित राज्य बना दो। दर्शकों, ये जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया ना, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये होने वाला है भारत में अगर इस देश की जनता नहीं जागी। और ये जो क्रूशियल समय है, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, अगर आपने सोच समझकर वोट नहीं किए, अगर आप इन फांसीवादी शक्तियों के विरुद्ध वोट नहीं करते और अपने वोट को किसी तरह से व्यर्थ कर देते हो, तो आप तैयार रहिए, ये सब होगा। ठीक है, ये सब होगा, क्योंकि ये सब होता हुआ हम इतिहास में देख चुके हैं। ठीक है, इतिहास खुद को दोहराए ना दोहराए, पर इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उनको आप समझिए कि वैसी घटनाएं भविष्य में भी घटती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, ये हो सकता है, तो इसे तैयार रहिए। जो हिटलर मुसोलिनी ने किया वैसी चीजें आगे भारत में, उस तरह की चीजें आगे बढ़ती हुई भारत में दिखाई दे सकती हैं। जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो नस्लवादी ताकतें हैं, जो जातिवादी ताकतें हैं, ये सब एक ही है दर्शकों, कुछ नहीं है, शब्दों की हेराफेरी है। अगर हम शब्दों को हटा दो तो फांसीवाद, नाजीवाद, जातिवाद, कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था पर किसी एक विचारधारा के नाम पर कब्जा कर लेना, शक्तियां और सत्ताएं अपने हाथों में संगठित कर लेना किसी एक लोकप्रिय विचारधारा के आधार पर। एक मोटे मोटे तौर पर इन तीनों के एम सत्ता हासिल करना ही होता है, और ये अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय विचारधारा के आधार पर सत्ताएं हासिल करने का प्रयास करते रहते हैं। इसे थोड़ा समझिए। तो राजनीतिक मुद्दा हमने आज के वर्तमान हालातों को ध्यान में रखकर अब उठाया है, ताकि किसी को भी ये गलतफहमी हो कि जो वर्तमान सरकार है ये अच्छी है, इसने जन कल्याण के कार्य किए, इसने रोडें बनवाई, इसने तमाम सारी इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं संरचनाएं खड़ी करी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, शहरों में विकास हो गया, शहरीकरण हो गया, और जो कस्बे थे वो नगरों में बदल रहे हैं, और जो नगर थे वो बड़े टाउन में बदल रहे हैं, संरचनाएं बनती जा रही हैं। इससे भ्रमित मत हो जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की प्रक्रिया आधुनिक विज्ञान की वजह से पूरी दुनिया में चल रही है। भारत इससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान में भी आपको शहरीकरण दिख जाएगा। ठीक है, कम ज्यादा, पर यह पूरी दुनिया में चल रही है। इससे मत आकर्षित हो जाइए। ठीक है, इसमें ज्यादा अट्रैक्ट मत होइए। आपको मूल मुद्दा क्या है? लोकतांत्रिक शक्तियों को बचाए रखना। किसी भी बड़ी संरचना, किसी भी बड़ी रोड, किसी भी बड़ी बिल्डिंग और अच्छी क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स और अच्छे पॉर्श शहर और बड़ी गाड़ियों वाले देश में भी मूल मुद्दा डिस्क्रिमिनेशन का ही होता है। क्या समाज के बड़े तादाद में लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, दे आर लिविंग इन पीस? क्या वो शांति से रह रहे हैं? क्या समाज में लोग समानता को भोगते हैं? क्या न्याय तक उनकी पहुंच है? क्या स्वतंत्र रूप से वो अपने विचारों को रख सकते हैं? इन चीजों से एक लोकतंत्र को पहचाना जाता है, और अंत में किसी भी समाज की बेहतर स्थिति को वहां की महिलाओं की स्थिति से नापकर पहचाना जाता है, ना कि रोडों से, ना कि बड़ी बिल्डिंगों से, ना कि बड़ी शहरी संरचनाओं से, ना बड़े आयोजनों से, ना बड़े मंदिरों से। ठीक, तो पैरामीटर सुधारिए डेमोक्रेसी में चीजों को इवेल्युएशन करने के। इसे समझिए बात को। ठीक, तो थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, जो लोग आगे चलकर इस स्ट्रीम को देखेंगे, कृपया इस लोकसभा चुनाव में अपने वोट की ताकत को सही से इस्तेमाल करिए। अदर देन दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम। ये संभवतः आखिरी बार भी हो सकता है। अगले चुनाव में वोटिंग तो हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के वोट डालने के अधिकार ना रहें या नाम कट जाएं, क्योंकि नाजिज्म, फासिज्म, रेशियलिज्म ये इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। ठीक,
तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सिंपल साइज सर्वे हम आपके सामने रख रहे हैं कि गुजरात, जहां पर लंबे समय से संघ प्रायोजित सरकार है, गुजरात जहां शासन, प्रशासन और न्यायपालिका का संघीकरण हो गया है, वहां व्यवस्था क्या है। अच्छी रोडें बनी हुई हैं, अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, चाक चौबंद व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वहां प्रजातांत्रिक नियम, कायदे, कानून और व्यवस्थाओं की हत्याएं कर दी गई। ठीक है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण सूरत की ये निर्विरोध, दिखावटी निर्विरोध जीत है, जिसमें तमाम विरोधी दलों को एन क्रेन प्रकरण दबाव में लेके, पुलिस, सीबीआई, तमाम सारी संस्थाओं के दबाव में लेके बंद करके होटल के कमरे में उनके फॉर्म कैंसिल करवा दिए गए। ठीक। और फिर उनके निर्विरोध जीत का ऐलान कर दिया गया। ठीक। अब आप कहेंगे सूरत में क्यों किया, बाकी जगह क्यों नहीं किया। तो देखिए, ये तो कंडीशन डिपेंड करती है। कई जगह पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो वहां अभी कर पाना संभव नहीं है। जहां लोग बिकने तैयार हैं, वहां इस काम को ये बड़े अच्छे से करते चले जा रहे हैं। जहां भी कमजोर कड़ियां हैं, सबसे पहले वो तोड़ी जाएंगी, बाद में मजबूत कड़ियों की बारी आती है। ठीक। तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, आगे भी होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। जो सूरत में हुआ, संभवतः किसी दिन पूरे गुजरात में होने लगेगा, पूरे देश में होने लगेगा। अगर इस देश की जनता अपने मतों की, वोटों की ताकत का इस्तेमाल करके इस फांसीवादी, क्या बोलते हैं, तानाशाही, और मैं कहूंगा कि डिस्पोटिक पावर, निरंकुश तानाशाही वाली मानसिकता की, नौकरशाही आधारित इस व्यवस्था को रोकने का प्रयास आप नहीं करते हैं, तो तैयार रहिएगा। ठीक। ये सब आप देख लेंगे, आपने पिछले 10 सालों में इनमें से कई चीजें होती हुई देखी हैं, और आप इसी क्रम में आगे भी वो सब होता देख लेंगे, और नहीं तो जाकर देख लीजिए। ठीक है। तो इतिहास उठाकर देख लीजिए। ठीक। आपको पता चल जाएगा। हिटलर पढ़िए, मुसोलिनी पढ़िए, आपको कई सारी मॉडल्स, सिस्टम्स, काम करने के तरीके, किस तरह से ये जो राइट विंगर काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको इतिहास में देखने को मिल सकती है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अपने मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है पूरा मामला। तो देखिए दर्शकों, हम गुजरात में, सूरत में जीत कैसे हुई, किस तरह की चालाकियां की, क्या बदमाशियां की, होटल में सबको बंद कर लिया गया, ये सब क्या है, उस पर भी बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा संवैधानिक दायरों में बात करते हैं, डेमोक्रेटिक ग्राउंड्स पर इस निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया को हम क्यों अलोकतांत्रिक कह रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक कह रहे हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए दर्शकों, मामला ये है कि भारत एक प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द, ऑफ द, बाय द पीपल्स। ये तो आपने भी पढ़ा होगा। ठीक। भारत एक प्रजातंत्र है, भारत एक संवैधानिक प्रजातंत्र है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, इसे समझिए। संविधान सर्वोच्च नियम पुस्तिका है, और संविधान में बताए गए नियमों के हिसाब से ये प्रजातंत्र संचालित होता है। दो चीजें हो गई, भारत एक प्रजातंत्र है, भारत एक संवैधानिक प्रजातंत्र है, और भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। इस देश में, इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोग खुद इस तंत्र को, ये डेमोक्रेसी है, लोगों का तंत्र है, जनता का तंत्र है, पर जनता स्वयं तो इस तंत्र को नहीं चला सकती। तो इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस तंत्र का संचालन करवाते हैं। मुझे बड़ी सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी है, पीपल्स डेमोक्रेसी है, और पीपल्स यानी जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, संसद के माध्यम से इस देश का संचालन करवाती है, रन करवाती। ठीक है। तो जनता खुद नहीं करती, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। तो अब देखिए डेमोक्रेसी में, अब आप देखिए सबसे एसेंशियल फैक्टर क्या है। एसेंशियल फैक्टर है पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जनता और उनके प्रतिनिधि, ये लोकतंत्र का की फैक्टर हो जाते हैं। ये सबसे बड़े की फैक्टर हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पर देश को संसद के माध्यम से चलाते हैं। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत एक सिस्टम है। ठीक है। इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी। अब इसमें देखिए कि जनता प्रतिनिधियों को चुनेगी, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेगी। ये रिप्रेजेंटेटिव जनता के बिहाफ पर जाकर, ये प्रतिनिधि लोकसभा में बैठे हैं, चाहे राज्यसभा में बैठे हो, चाहे विधानसभा में बैठे हों, ये हमारे बिहाफ पर वहां पर बैठे हुए। ठीक है, समझिए बात को।
जनता ने चुना और कहा कि आप हमारी जगह जाकर, क्योंकि हम सब लोग मिलकर ये काम इकट्ठे नहीं कर सकते, आप हमारी जगह जाकर, हम इलेक्ट कर लेते हैं आपको, आप हमारी जगह जाकर देश में संसद में बैठिए और देश के लिए नियम कायदे कानून बनाइए, इस लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को चलाइए। तो जनता के चुनने की शक्ति, पावर ऑफ पीपल टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, ये की फैक्टर होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। लोकतंत्र का ये मूल बिंदु है। जनता के पास किसी भी सूरत में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार तो होना ही चाहिए। लेकिन जब निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है सूरत जैसे क्षेत्रों में, और देश के कई क्षेत्रों में ये हुआ, पहले भी हुआ, पहली बार नहीं हुआ, बार बार हुआ और आगे भी होता रहेगा अगर न्यायपालिका इस पर रोक नहीं लगाता। अगर निर्विरोध इलेक्शन हो जाता है, अगर बिगर अपोजिशन के किसी कैंडिडेट का इलेक्शन हो जाता है, तो यहां पर एक डेडलॉक खड़ा हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे, डेमोक्रेटिक ग्राउंड पे जनता को रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, और तभी ये रिप्रेजेंटेटिव संसद में जाकर जनता के बिहाफ पर देश का संचालन करेंगे, लॉज बनाएंगे, नियम बनाएंगे। ठीक, ये मोटी मोटी व्यवस्था है। लेकिन यहां पर देखिए, निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रिया जो है, ये जो संवैधानिक प्रजातंत्र है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, या डेमोक्रेसी की जो की कोर फिलॉसफी है, उसे ही वायलेट कर देती है कि जनता प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजेगी, यानी जनता के चयन करने का अधिकार, उसे ही वायलेट कर देती है। और ये निर्विरोध इलेक्शन एक प्रकार से जनता के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। ये लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उसे चुनने का अधिकार होता है, राइट टू इलेक्ट, राइट टू वोट, वोट के माध्यम से आप लोगों को चुनते हैं। ये जरूरी है कि चुनाव होनी चाहिए, ठीक, तब आप कोई नेता संसद में जाए, प्रतिनिधि संसद में जाए। ये नहीं हो सकता कि ये प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऊपर ही बैठकर किसी प्रकार की सेटिंग कर लें, कुछ लोग पीछे हट जाएं, कुछ लोग आगे बढ़ जाएं, और एक व्यक्ति को आपस में चुनकर भेज दें। अब यहाँ पे सूरत में क्या हुआ कि देयर इज नो कंसेंट ऑफ पीपल्स, जनता की कोई सहमति नहीं है। इनफैक्ट पीपल्स आर नो वेयर, जनता वहां पे है ही नहीं खेल में। सारे राजनीतिक दल के लोगों ने पर्चा भरा, इन्होंने आपस में कुछ सेटिंगें करी, दबाव जो भी है, पैसा लेन देन जो भी हुआ, और कुछ लोगों ने अपने इलेक्शन नॉमिनेशन वापस ले लिए या कैंसिल हो गए, और एक व्यक्ति स्वतः ही निर्विरोध जीता माना गया। तो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हैक करना है, जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं, जैसे आप किसी चीज को हैक कर लेते हैं, ऐसे ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हैक करने जैसा है कि जनता जिस की फैक्टर है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता को चुनने का अधिकार है, जनता से उसके चुनने के अधिकार को छीन लो और ऊपर ही आपस में सेटिंग कर कर निर्विरोध प्रतिनिधि बन जाओ। ठीक है, तो पहली चीज, आपने जनता से चयन का अधिकार छीना, जो कि अनडेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे बड़ा फ्लॉ ये हो गया कि जब जनता ने आपको चुना ही नहीं, देन हाउ कैन यू क्लेम टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स। आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जब जनता ने आपका चयन किया ही नहीं। सूरत के लोगों ने इस सांसद को नहीं चुना, कोई कंसेंट नहीं दिया, क्योंकि वोटिंग हुई नहीं। तो ये उनका रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है, और उनके बिहाफ पर ये संसद में उन्हें रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है? ये तो अनडेमोक्रेटिक हो गया, ये पूरी तरह से अप्रजातांत्रिक हो गया, पूरी तरह से संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो गया, और ये पूरी तरह से लोकतंत्र की लोक हत्या के समान हो गया। और इसमें जनता के चयन की जो पावर है, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, इसकी हत्या कर दी गई। और डेमोक्रेसी वास्तव में जनता के चयन पर टिकी होती है। डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच का बस यही तो अंतर है। ठीक है, राजशाही में एक राजा होता है, उसके हिसाब से जनता को चलना होता है, चुनने मुनने का सिस्टम होता नहीं, तलवार के दम पर चलाता है। डेमोक्रेसी में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और प्रतिनिधि देश को चलाते हैं, और जनता का जब मन आता है वो हटा भी देती है। ठीक, यही तो अंतर है। इसलिए हम एक पीपल्स डेमोक्रेसी चलाते हैं। भारत, इंडिया इज ए पीपल्स डेमोक्रेसी। भारत जन लोकतंत्र है। ठीक, जनता के पास हमेशा चुनाव में वोट डालकर लोगों को चुनने की शक्ति या ना चुनने की शक्ति होनी चाहिए। और ये निर्विरोध निर्वाचन प्रणाली वास्तव में जनता के चयन के अधिकार को,
नष्ट करती है, लोकतांत्रिक आधारों पर यह गलत है, ठीक है, और साथ में लोकतंत्र की भावना के हैक करने जैसा है। जो लोकतंत्र की जो की फीलिंग्स है, की सेंस है, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, उसे हैक करने जैसा है कि वास्तव में आपने चालाकी करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हैक कर लिया और किसी तरह से जनप्रतिनिधि बन गए, जबकि जनता ने आपको चुना ही नहीं। ये मूल मुद्दा खड़ा होता है निर्विरोध निर्वाचन सिस्टम के साथ, ठीक है। और इसीलिए हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कहा। इसीलिए हमने ये कहा कि वास्तव में संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर संविधान में लिखी बातों का चालाकी से दुरुपयोग किया जा सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि संविधान मौन है, संविधान मौन नहीं है, संविधान सीधे सीधे जानकारियां देता है, पर संविधान में कई सारी कंडीशंस को एज्यूम नहीं किया गया, कई सारी चीजों को लेकर संविधान में उस समय चीजें लिखी गई हैं, लेकिन उन सारी चीजों का गलत व्याख्या करके, चालाकी करके, बदमाशी करके, मिस इंटरप्रिटेशन करके ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हैक कर लेते हैं और बिगर जनता के चुने ही जनप्रतिनिधि बनकर संसद में बैठ जाएंगे। हो सकता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री भी बन जाएं। ये एक प्रकार की डेमोक्रेसी की हत्या है। इट इज लाइक किलिंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या के करने के समान होता है। इसलिए आप समझिए कि ये गंभीर है, दिस इज वेरी सीरियस। ये जो गुजरात में आप देखिए, लंबे समय से सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, एक ही सत्ता है गुजरात में। पूरी नौकरशाही का, पूरी न्यायपालिका का अगर आप देखिए तो संघीकरण हो गया। वहां एक ही मानसिकता के लोग इतने सालों में नौकरशाही में पहुंच गए, न्यायपालिका में पहुंच गए, सभी संस्थाओं में। क्योंकि सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहे तो सत्ता की मानसिकता के लोग ही संस्थाओं में सब जगह बैठे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में वहां पे क्या हो रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैक हो रहा है। तो इस उदाहरण से आप एक चीज और समझिए कि अगर आप सत्ता परिवर्तन नहीं करते लोकतंत्र में, तो एक ही विचारधारा का तंत्र बन जाता है और एक विचारधारा के तंत्र में सभी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जितनी भी संस्थाएं होती हैं, वहां उसी विचारधारा के लोग धीरे 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 10-20 साल में बैठ जाते हैं और फिर वो अपने तरीके से व्यवस्थाओं को चलाने लगते हैं। और जो संविधान, नियम, कायदे, कानून, डेमोक्रेसी, ग्राउंड, ये सारे शब्द पीछे की ओर चले जाते हैं। गुजरात इसका टिपिकल उदाहरण है। पूरे देश में ये होने की संभावना है। अगर आप अपने वोट का सदुपयोग नहीं करेंगे, अगर आप इस चीज को सुनिश्चित नहीं करेंगे कि आप उस व्यक्ति को वोट करें जिसके इन फांसीवादी ताकतों के विरुद्ध जीतने की सबसे ज्यादा संभावना हो। इस समय कुछ मत देखिए दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं कि राज्यों के चुनाव में हम देख लेंगे कौन सी हमारी पार्टी है, कौन सी तुम्हारी पार्टी है, सब बाद में। अभी केवल एक चीज देखकर वोट करिए कि कौन सा कैंडिडेट इन फांसीवादी ताकतों को, संघी ताकतों को हराने की क्षमता रखता है, उसे वोट करिए। भले ही वो आपकी विचारधारा के विरुद्ध भी हो, आप उसे पसंद भी ना करते हो, लेकिन फिलहाल में प्राइमा फेसी नीड ऑफ द टाइम वो ये है कि हम इस फांसीवाद को, इस तानाशाहीपूर्ण व्यवस्था को आगे ना बढ़ने दें। पहला काम संविधान की रक्षा करना है, दूसरा काम लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन करना है ताकि एक सी विचारधारा लंबे समय तक ना टिके और संस्थाओं का क्या बोलते हैं, राजनीतिकरण ना हो, इसे रोकना है। और गुजरात इसका टिपिकल उदाहरण है। आपके सामने मैं पूरी जानकारी रखूंगा, तब आप समझिए कि सत्ता ना परिवर्तन होने से एक जगह पर क्या होता है। गुजरात इसका टिपिकल उदाहरण है। इसलिए सत्ता परिवर्तन होना हर 5 साल में बेहद आवश्यक है। चाहे कोई कितना भी अच्छा काम करे तो भी सत्ता परिवर्तन करिए। डेमोक्रेसी में जनता नेताओं पर लगाम कैसे लगाती है? तो कैसे लगाती है? सत्ता परिवर्तन करके। कंटिन्यूअसली सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं चाहिए, ताकि ये नेता दबाव में रहें और कोई भी खुद को संविधान से ऊपर समझने की इच्छाएं ना कर सके। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला विषय जो है वो है निर्विरोध निर्वाचन लोकतांत्रिक कैसे है, सूरत की निर्विरोध जीत। इसे आज हम मूल्यांकन पर ले रहे हैं और इस कोर्ट में इस मुद्दे पे चैलेंज नहीं किया गया जो मैंने आपको बताया। कोर्ट में चैलेंज एक अलग ही मुद्दे पे किया जा रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि दर्शकों, मैंने अभी 15 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया, कायदे से न्यायपालिका में इस मुद्दे को लेकर इस निर्विरोध निर्वाचन को चैलेंज किया जाता तो न्यायपालिका मजबूर हो जाती कि देखिए, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक ग्राउंड ये जो निर्विरोध निर्वाचन है ये गलत है। लेकिन न्यायपालिका में इस निर्विरोध निर्वाचन को एक अलग ही मुद्दे पे डील किया जा रहा है। उनकी अलग ही दुनिया है और फिर बाद में कोर्ट से खारिज वारिज हो जाएगा तो रोते फिरेंगे, जैसे ईवीएम मामला है। ईवीएम मामले में
इस बात की तैयारी नहीं की गई कि हम न्यायपालिका में पुख्ता सबूत रखें कि ईवीएम फर्जी हैं। बजाय इसके ईवीएम मामले में ये बात रखी गई कि ईवीएम फर्जी हो सकती हैं, ईवीएम में ये गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में वो हो सकता है, एक जगह 2 वोट काउंट हुए 10 वोट। अरे 100 बातें कर रहे हो, प्रूफ कहां दे रहे हो यार? वेयर आर द प्रूफ्स? कोरोबरेटिव एविडेंसेस, पुख्ता सबूत। न्यायपालिका सबूत मानती है कि ईवीएम फर्जी हैं, लाओ सबूत दो, और वो भी हाल कैंसिल कर दी। अवधारणाओं पे न्यायपालिका निर्णय नहीं देती है, आपको बुरा भला ही लग जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल अवधारणाओं पे नहीं होती कि हमें लगता है यार ईवीएम फर्जी है, एक ही पार्टी जीतती जा रही है। अरे न्यायपालिका ऐसे काम नहीं करती। न्यायपालिका को क्या चाहिए? एविडेंसेस चाहिए। ठीक, उस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम चलते हैं इस निर्विरोध निर्वाचन के पूरे मुद्दे की तरफ कि आखिर गुजरात में जहां लंबे समय से सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहे, सारी संस्थाओं का संघीकरण हो चुका है, एक सी व्यवस्था बन चुकी है, वहां पर अवसर पड़ने पर जब चाहे ये संविधान, नियम, कायदे, कानूनों को ताक पे रख के अपने लोगों को चुनाव जितवा लेते हैं। चलिए, ये कैसे हुआ? सूरत की निर्विरोध जीत आखिर कैसे हुई? और सबसे मजेदार बात है कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर इस सच्चाई को छापने में अपना मुंह बंद करे रहे। गिने चुने न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने बताया कि सूरत में कैसे एक होटल में तमाम विरोधी लोगों को बंद किया गया और इस जीत को अंजाम दिया गया। वो बासपा का कैंडिडेट था, जो बहुजन समाजवादी का जो कैंडिडेट था, क्या बोलते हैं, बीएसपी का सॉरी कैंडिडेट था, उसके पीछे सीबीआई लगाई गई, उसके पीछे वो लगाई गई, उसे पकड़ के लाया गया। एक दो पेपर इस सच्चाई को छापने की इस देश में हिम्मत कर पाए, बाकी किसी के पास ये सब करने की हिम्मतें नहीं थी। इवन बीबीसी जैसे पेपर ने भी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जनता के सामने नहीं रखा कि वास्तव में इन्होंने सूरत में क्या किया हुआ था। ठीक, बहुत कम पेपर हैं। तो चलिए, मैं आपके सामने पूरा घटनाक्रम रखता हूँ, सूरत हाल रखता हूँ, और कैसे पूरे नियम, कायदे, कानूनों को ताक पे रख के इन्होंने सूरत में जीत हासिल की है। थोड़ा आप देखिए इसे। कुछ गिने चुने न्यूज़पेपर इस पूरे डिटेल को हमारे सामने रख रहे हैं, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। सच्चाई हम तक नहीं पहुंच पाएगी, हमें ये तो पता है कि फर्जी हुआ, पर फर्जी कैसे हुआ, क्या प्रोसेस थे, गुजरात में आखिर होता क्या है। ठीक, ये सारी चीजें भी आपको जानना थोड़ी सी जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि अगर ये पूरे देश में आप नहीं चाहते तो आपको अपने वोट का चयन इस चुनाव में बड़े सोच समझ के करना चाहिए। चलिए, प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूं और इसके माध्यम से हम इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। चलिए देखिए, तो मैंने यहाँ से स्क्रीन शेयर की हुई है और ये कुछ समय में आपके सामने देखिए अपलोड होगी। चलिए ठीक है। तो जो भी मटेरियल हमने लिया हुआ है ऑथेंटिक न्यूज़पेपर और साइट से लिया हुआ है। हमारा सारा प्रिपरेशन जो है वो सारा वेल नोन स्टैब्लिश सोर्सेज से रहा करता है, ताकि कोई ये ना कह सके कि गलत है या डाउट की कोई गुंजाइश ना रह जाए। ठीक, तो जो भी ऑथेंटिक हमारे सामने प्रमाण है वहीं से हम लेते हैं, ऐसे कोई चालू चीज़ों से कोई हम रेफरेंसेस नहीं लिया करते। तो देखिए क्या कह रहा है स्थिति है। बीबीसी से हमने सोर्स लिया था, शुरुआती सोर्स से। देखिए, तो कह रहे हैं कि सूरत में निर्विरोध चुनाव जीत गया बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल। ठीक है, इनका नाम भी मुकेश दलाल है, और दलाल साहब किसी तरह से चुनाव जीत गए सूरत में। देखिए, और किस तरह से जीते, चलिए इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मुकेश दलाल जी हैं, देखिए, और इन्हें प्रमाण पत्र भी जल्दी से दे दिया गया, जैसा कि हमेशा चलता है, आप भी जानते हैं। 22 अप्रैल 2024 का ये घटनाक्रम है। थोड़े थोड़े पॉइंट के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को हम लेते हुए चले जाएंगे। बहुत डिटेल नहीं करूंगा, आपने मोटी मोटी डिटेल ली है, बस कॉन्स्पिरेसी क्या है उस पर हम थोड़ा सा अधिक फोकस करेंगे। गुजरात के सूरत में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने के बाद अब नया मोड़ आया है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीलेश कुंभानी, मोटे मोटे हालांकि दो कैंडिडेट रहते हैं,
एक बैकअप भी रहता है। पर नीलेश कुंभानी कैंडिडेट बने और इनके ऊपर भी आरोप लग गया कि बीजेपी से मिल गए थे, इन्होंने सेटिंग कर ली थी और इन्होंने जानबूझ के अपना पर्चा रद्द करवाया हुआ। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो मुद्दा ये कि जहां जगह होती है वहां पर ये काला पीला करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब वहां पे हुआ क्या। तो कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने पर्चे वापस ले लिए, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया। तो बीबीसी ये छाप रहा है कि बाकी सब उम्मीदवारों ने पर्चे वापस ले लिए। असलियत में पर्चे वापस लिए नहीं गए, एक होटल में बंद करके उनसे दबाव डालकर ये सब काम करवाया गया है। हालांकि अब ये चीजें सिद्ध कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आगे देखिए, आगे देखिए, बीबीसी गुजरात सेवा के मुताबिक सूरत के कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। गुजरात बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुकेश दलाल की जीत के बारे में बधाई दी हुई। चलिए, तो खैर जानकारी है, ये फालू बाकी का ये मुकेश नरेंद्र मोदी और वो सब चीजों को श्रेय दे रहे हैं, ये सब बातें हैं, ये तो मुद्दा नहीं है। पॉइंट पे आते हैं अपन क्या है। चलिए, तो अब ये चुनाव क्या था दर्शकों, तो इसमें सबने फॉर्म भरे हुए थे। कितने उम्मीदवार थे, थोड़ा देखिए उम्मीदवार कितने थे। तो नीलेश कुंभानी के साथ अन्य 9 उम्मीदवार भी मैदान में थे। टोटल 9 लोगों ने फॉर्म भरे हुए थे नीलेश कुंभानी के साथ, टोटल 10 मान लीजिए इसे जोड़कर। 10 लोगों ने पर्चे भरे हुए थे, बाकी लोगों के पर्चे रद्द हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, 9 लोगों के, और बीजेपी का उम्मीदवार इस तरह से जीत जाएगा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, अन्य दलों की ओर से और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया और केवल सपा बसपा उम्मीदवार प्यारेलाल भारती ने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया था, ऐसा शुरुआत में छपा हुआ था। लेकिन अंत में उन्होंने भी अपना फॉर्म वापस ले लिया। बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध घोषित कर दिए गए। तो कुल मिलाकर बात यह रही कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार का फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। ये बताया गया कि उसने जिन गवाहों के हस्ताक्षर करवाने थे, करवाए हैं, वो उन्हें प्रेजेंट नहीं कर पाया। ठीक है, सबको अपने कुछ साथी गवाहों के हस्ताक्षर देने होते हैं, उन्हें वहां पे प्रेजेंट भी करना पड़ता है, वो ये नहीं कर पाया। इस आधार पे नीलेश कुंभानी का, कांग्रेस का कैंडिडेट का पर्चा रद्द कर दिया। बाकी के निर्दलीय लोग थे, उन्होंने अपने पर्चे वापस ले लिए और समाज बीएसपी का जो उम्मीदवार था प्यारेलाल जी, जिन्होंने पहले कहते हैं कि ये गायब हो गए थे और फिर बाद में कहते हैं इन्होंने अपना पर्चा रद्द वापस ले लिया, पर हमें दूसरे सोर्सेज से पता चला कि इन्हें पकड़कर वहां एक होटल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, या उन्हें लेकर आया गया था। कहाँ है अभी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, तो निर्दलीय उम्मीदवारों से बीबीसी ने बात करने की कोशिश की। ज्यादातर लोगों ने बीबीसी से सामने ये कहा कि भाई वो अपनी मर्जी से पर्चा वापस ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, वो भी हमें पता चली। ठीक है, कई पार्टियों की तरफ से लोग खड़े हुए थे। लॉन्ग पार्टी की तरफ से सोहेल शेख थे और भी सारे ग्लोबल रिपब्लिकन, ये तमाम निर्दलीय छोटी मोटी पार्टियों से लोग चुनाव में खड़े हुए थे। ठीक, ये नीलेश कुंभानी है जो बाद में गायब भी हो गए थे। ठीक, चलिए, अब बीबीसी क्या छाप रहा है कि क्यों हुआ कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी ने नामांकन पत्र पर 4 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर थे, जिनमें से वे 3 प्रस्तावकों को चुनाव अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए। तो दर्शकों, मोटा मामला यह था कि जो नीलेश कुंभानी था, कांग्रेस का कैंडिडेट था, कांग्रेस का था, मतलब स्लीपर सेल का था तो बीजेपी की तरफ से काम कर रहा था। जैसा कि शंभू भाई कहते हैं, स्लीपर सेल के लोग बहुत सारे हैं और ये स्लीपर सेल के लोग कई पार्टियों में हैं। वो कहते हैं कि भाई ये सभी पार्टियों में, बहुजनों की पार्टियों में भी स्लीपर सेल के जातंकवादी लोग घुसे हुए हैं। ये होते इस तरफ हैं लेकिन काम दूसरी तरफ का करते हैं, ये भी जानते हैं। स्लीपर सेल के जैसे आतंकवादी थे वैसे जातंकवादी लोग हैं ये सभी जगह पे। ठीक, तो ये नीलेश कुंभानी भी इसी तरह का व्यक्ति था। वास्तव में इसने 4 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर करवाने होते हैं सपोर्टर प्रमोटर के रूप में फॉर्म भरते समय, और ये ज्यादातर पार्टी के लोग, पार्टी के बड़े
नेताओं के हस्ताक्षर करवाते हैं। इसने क्या किया, अपने रिश्तेदारों के हस्ताक्षर करवा लिए और बाद में वो रिश्तेदार गायब हो गए, आए नहीं। ये कहता है वो बीजेपी ने उन्हें क्या पकड़ लिया। वास्तव में शंका ये है कि ये खुद भी मिला था, इसके रिश्तेदार भी मिले थे और वो प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुए और बीजेपी को बहाना मिल गया और उन्होंने फिर इसका पर्चा कैंसिल करवा दिया। ये मोटी मोटी जानकारी हमारे सामने मिलती है। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश की। आखिरकार कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर दिया गया। ठीक है, आरोप है कि नीलेश ने नामांकन पत्र पर 4 में से 3 प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया। फर्जी मतलब वो उपस्थित नहीं हो पाए। जिन 3 हस्ताक्षर प्रस्तावकों ने अपने हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा पेश किया, वे तीनों ही कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के बेहद करीबी हैं। इनमें से एक बहनोई है, एक भतीजा है और एक कारोबारी पार्टनर। ठीक है, तो ये भी दावा किया गया बीबीसी के द्वारा कि नीलेश कुंभानी के जो 3 करीबी रिश्तेदार थे वो उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि इन्होंने केवल डॉक्यूमेंट पेश किए, आए तो नहीं, और कि ये फर्जी दस्तावेज इन्होंने साइन किए हुए हैं, उन्होंने कभी प्रस्तावक के रूप में साइन नहीं किया और इस आधार पर नीलेश कुंभानी का क्या किया गया, पर्चा रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलिए फिर ये कह रहे हैं कि भाई घटना के बाद नीलेश कुंभानी के लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन इनसे संपर्क हो नहीं पाया, ये सब लोग गायब हो गए। फिर देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल इटालिया जी हैं, इन्होंने कहा कि देखिए बाद में आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई ये अपहरण कर लिया गया है प्रस्तावकों का, पहले ये उठाया गया, फिर नीलेश कुंभानी का भी अपहरण है, ये भी गायब हो गए, ये भी आरोप लगाया गया। ये सारी बातें चलती रही, अपहरण की बात हुई लेकिन बीजेपी ने और वहां की सरकार ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया हुआ है। ठीक, ये बात है। कांग्रेस की तरफ से भी तमाम सारे आरोप लगाए गए कि लोकतंत्र खतरे में है, ये सारी बातें हैं। राहुल गांधी भी वही बात कहते हैं कि सूरत में एक बार फिर वही हो गया, जनता से अपने चुनने के अधिकार को छीन लिया गया, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ता कदम है। दर्शकों, ये मजेदार स्थिति है। अगर आप मोटे मोटे देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लोग कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेते हैं किसी मुद्दे पर, लेकिन राहुल गांधी बढ़ चढ़कर जातिवाद का भी विरोध करते हैं, जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं और जहां जरूरत होती है वो ये नहीं कहते कि नेहरू की सरकार ने संविधान बनाया, वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान को खत्म करने की बात हो रही। अब देखिए राजनीति देखिए किस स्थिति में है। उधर नरेंद्र मोदी है, वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान और आरक्षण को कांग्रेस खत्म कर देगी, ओबीसी आरक्षण को, आज ये उन्होंने कहा। इधर राहुल गांधी हैं, वो भी ये कहते हैं कि बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान को खत्म करना चाह रही। ठीक, तो कुल मिलाकर सेंटर फिगर जो है, की फिगर, वो डॉक्टर अंबेडकर हो गए। ठीक है, दोनों प्रमुख पार्टियां अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो संविधान खतरे में की बात कर रही हैं। उधर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण खतरे में, कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिए गए ओबीसी आरक्षण को खत्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दिया। हम इन दोनों स्टेटमेंट में से देखें तो हमें समझ में आएगा कि डॉक्टर अंबेडकर का महत्व वर्तमान दौर में राजनीति में इतना ज्यादा हो गया कि कांग्रेस के नेताओं को अब इसे स्वीकारना पड़ रहा है। बगैर डॉक्टर अंबेडकर के राजनीति करना संभव नहीं है, ये भी है। ठीक है, और दूसरी तरफ बीजेपी बड़ी चालाकी से, बड़ी बदमाशी से झूठ बोलकर डॉक्टर अंबेडकर के नाम को जगह जगह लाती है ताकि इस देश का बहुजन रोमानी हो जाए, इस देश का बहुजन किसी तरह से उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। दोनों मामलों में हमें दिखता है कि भाई कांग्रेस की जरूरत हो गई है डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना, क्योंकि उन्हें पता है अब इसके बगैर राजनीति नहीं हो सकती। ठीक, तो मजबूरी है। राहुल गांधी जम के नाम ले रहे हैं, आरक्षण की बातें करते हैं, जातिवाद की बातें करते हैं, अब उन्हें मजबूरी है। ठीक, और दूसरी तरफ बीजेपी केवल अपने फायदे के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रही है। सत्ता तो कांग्रेस को भी चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि नाम डॉक्टर अंबेडकर का लेके संविधान के सम्मान बीजेपी ने इन 10 सालों में तो बहुत अच्छे से नहीं किया हुआ है, थोड़ा से समझिएगा। ठीक, और सूरत में जरूर ये हुआ कि भाई जनता के चुनने का अधिकार जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था उसका हनन तो हुआ, निश्चित रूप से हुआ। लेकिन ये एक दावा करना कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को देगी, ये अपने आप में मजाक है, क्योंकि मुसलमानों को पहले से ही ओबीसी का आरक्षण मिलता है, पहले समझिए। और मध्य प्रदेश में बीजेपी शासित राज्यों में भी मिलता है, बाकी जगह पे भी मिलता है। कर्नाटक में भी कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी, तब भी मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण मिल रहा था। तो ये जो दावा था प्रधानमंत्री का आज, मैं समझता हूँ हास्यास्पद है, या प्रधानमंत्री को जानकारियां नहीं है, या वो उतने पढ़े लिखे नहीं है,
आप उन्हें किस तरह से क्या बोलते हैं वेवर देना चाहे दे दीजिए, और मैं ये मानता हूं कि ये सारा नपतला गेम है। इस देश की जनता को जानकारी नहीं है, प्रधानमंत्री वास्तव में इस देश की जनता की अज्ञानता का लाभ उठाकर ये झूठी बातें या झूठे स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इस देश को जनता को नहीं पता कि आरक्षण क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या प्रावधान है, मुसलमानों को मिलता है नहीं मिलता, क्या स्थितियां हैं। इस कमजोरी का फायदा प्रधानमंत्री इस देश के लोगों की अज्ञानता का फायदा शायद उठाने की कोशिश करते हुए हमें दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मामला है। ठीक, फिर संविधान रक्षा के आह्वान भी कर दिया इन्होंने, ये सारी बातें आ गई यहां से। अब हमें देखिए इससे आगे बढ़कर ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये जो निर्विरोध निर्वाचन का खेल खेला गया सूरत में, ये किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, और ये मैच फिक्स कैसे था, इसे और हम देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले भी निर्विरोध निर्वाचन होते रहे हैं और क्या बोलते हैं कई नेता निर्विरोध जीतते रहे हैं। क्वेश्चन तब भी वही था, लेकिन सूरत में जो हुआ वो संविधान की हत्या क्यों कही जा रही है, केवल संवैधानिक गतिरोध नहीं है, संविधान की हत्या क्यों है। तो चलिए हम दूसरे सोर्सेस की तरफ चलते हैं, जहां वो बता रहे हैं कि सूरत में उस दिन क्या खेल खेला गया और किस तरह से विपक्ष के कैंडिडेटों को एक होटल में ले जाया गया। चलिए उसकी तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं। दूसरा प्रेजेंटेशन है, ये मैं आपकी तरफ शेयर कर रहा हूं। चलिए, तो ये मैंने स्क्रीन शेयर की है आपके साथ, देखिए, और ये कुछ ही समय में लोड होगी। तो ये सूरत की पूरी कहानी जो है दर्शकों, ये मेन स्ट्रीम के कम ही न्यूज़पेपरों ने डिटेल में छापी। उनमें से एक दैनिक भास्कर है, जिसने इस पूरी घटना को अच्छे विस्तार से हमारे सामने रखा, इस कॉन्स्पिरेसी को हमारे सामने रखा। तो दैनिक भास्कर क्या कह रहा है, अपन सीधे इस मुद्दे पर चलते हैं, इस घटना को किस तरह से बताता है। देखिए, सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस के प्रत्याशी, ये दैनिक भास्कर छाप रहा है, और ये 23/4/2024 को छाप रहा है। रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया जिससे पर्चा खारिज हो जाए। 5 सितारा होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन निर्विरोध। ये दैनिक भास्कर ने छापा, और गिने चुने न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने खुलेआम ये सारी घटना छापी, उनमें से दैनिक भास्कर है। बड़ी हिम्मत वाली बात की उन्होंने, और ये छापकर, क्योंकि वर्तमान जो हालात है उसमें कोई भी नहीं जानता ऊंट किस करवट बैठेगा, मोदी वापस आएंगे नहीं आएंगे, सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, इसलिए सब लोग, सारे मीडिया घराने वो नपे तोले अंदाज में समर्थक ही बने हुए। ठीक है, ये दैनिक भास्कर छापता। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिए। ठीक, गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा की निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी ने ही भाजपा से हाथ मिला लिया था। देखिए, और भाजपा की ओर से कुंभानी को ऑपरेशन निर्विरोध की सीक्रेट स्क्रिप्ट मिली, जिसके अनुसार ही नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस के प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैतरे चले। ऐसा ये दावा कर रहा है दैनिक भास्कर, दावा कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, कुंभानी ने अपने, देखिए, कुंभानी ने अपने, देखिए, नामांकन पत्र के प्रस्तावक कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर की बजाय रिश्तेदारों और करीबियों को रखा। कुंभानी ने अपने पर्चे में प्रस्तावक बहनोई जगदीश सावलिया और बिजनेस पार्टनर ध्रुवीन धामेलिया और रमेश पोलारे को बनाया। नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पड़साले का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक कोडलिया को बनाया। पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभाली किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गया। ठीक है, देख लीजिए, ये कुंभाले हैं और इन पर यह आरोप चल रहा है। 5 स्टार होटल ली मेरिडियन में चला ऑपरेशन निर्विरोध। 4 प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया, खुद अंडरग्राउंड हो गए, सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई, कोई भी सामने नहीं आया, और इसके बाद कुंभानी और डमी प्रत्याशी सुरेश पोटसाले का पर्चा खारिज हो गया। सूरत में भाजपा के इस ऑपरेशन निर्विरोध का एपिसोड बना सूरत का 5 स्टार होटल ली मेरिडियन में पूरा खेल चलता रहा। यहां 24 घंटे तक ऑपरेशन निर्विरोध की कार्रवाई का संचालन हुआ। ये कवायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष टी आर पाटिल की सीधी निगरानी में
की गई है। ये सीधा आरोप लगा रहा है दैनिक भास्कर। ठीक, ये पाटिल साहब हैं। आगे देखिए, हाँ देखिए, सपा प्रत्याशी को क्राइम ब्रांच ने होटल पहुंचाया। दर्शकों इसे और देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था उसे क्राइम ब्रांच ने होटल पहुंचाया, मतलब पकड़ के पहुंचाया। आप खुद समझिए क्या चल रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्यारेलाल भारती सहित छोटे दलों के 4 प्रत्याशी सूरत से मैदान में थे। वह सूरत के बड़ोदरा पहुंचकर एक फार्म हाउस में जा बैठे। प्यारेलाल की खोजबीन शुरू हुई। बसपा प्रत्याशी से देखिए संपर्क न होने पर क्राइम ब्रांच जुटी। लोकेशन के आधार पर कार्रवाई हुई और सोमवार को वह सूरत लौटने के साथ ही 5 स्टार होटल ली मेरिडियन पहुंचे। भाजपा ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई और इसी तर्ज पर सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी और लॉन्ग पार्टी सहित सभी 4 दलों के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन सोमवार नामांकन पत्र वापस लेकर भाजपा का रास्ता साफ कर दिया। आप समझिए सीधी सीधी बात क्या है, एक होटल में इन सबको ले जाया गया और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये खुद नहीं कह रहे कि इन्हें बंदी बनाया गया, तो ये तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं कि क्राइम ब्रांच और राजनीतिक सत्ता, पुलिस, इन सब का इस्तेमाल करके विपक्षियों को बाधित करके अंत में चुनाव ये जीता गया। निर्दलियों को आमने सामने बैठाया और हो गया राजी। इससे पहले 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को राजी किया गया। फोन पर इनके होटल बुलाया गया जहां निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान छोड़ने को राजी हो गए। मतलब समझिए सेटिंग हुई होगी, लेन देन हुए होंगे। ऑपरेशन निर्विरोध के लिए इनका चुनाव मैदान से हटना जरूरी था, इसलिए संबंधित प्रत्याशियों को समाज के लोगों से संपर्क साधा गया। भाजपा नेताओं को राजी करने का जिम्मा सौंपा गया। सभी निर्दलीयों ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन में नाम वापस लिया। ठीक है, सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र पर्चे में गवाहों के हस्ताक्षर गड़बड़ी थी। डीईओ सौरभ पारधी ने इस मामले में कुंभानी से 22 अप्रैल 11 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा और ये देखिए कुंभानी कुछ पेश नहीं कर पाए क्योंकि पहले से वो मिले हुए थे और अंत में फिर पूरा मामला आप समझते हैं कहां चला गया, ये पर्चा कैंसिल होने पे चला गया। ठीक, आगे देखिए हिंदुस्तान क्या छाप रहा है। देखिए, सूरत में बीजेपी की निर्विरोध जीत के बाद कहां गायब हो गए कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी, बीजेपी में शामिल होंगे। तो अब ये नीलेश कुंभानी के लेके अटकलें ये गायब हो गए हैं और ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आप भी समझते हैं ये सब खेल कैसे खेले जाते हैं, सत्ता की शक्तियों के दुरुपयोग कैसे किए जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एक 5 स्टार होटल में पूरा षड्यंत्र रचा गया और फिर दबाव डाले गए और फिर लेन देन सेटिंग ये सब कुछ हुई, खुलेआम हुआ। ये तब हो रहा है जब आप समझिए देश के विपक्ष के कई नेता केवल आशंकाओं के आधार पर पीएमएलए एक्ट के द्वारा ईडी के जरिए जेल में बंद हैं और यहाँ खुलेआम लेन देन सेटिंग और मीडिया बाहर बैठा है, पेपरों में छप रहा है, सब चल रहा है। और उसके बाद ये कार्यकर्ता भी देखिएगा बीजेपी में शामिल भी हो जाएंगे। कुंभानी साफ दिखा रहा है कि इन्होंने सेटिंग वेटिंग बड़े आराम से की है। सूरत में निर्विरोध जीत बीजेपी, लेकिन 5 स्टार होटल के कमरे में की कहानी, ये एबीपी न्यूज ने भी ये पूरी डिटेल छापी हुई थी। ये लोग भी कह रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो न्यूज बताते जा रहे हैं। आगे देखिए आज तक क्या कहता है। कांग्रेस उम्मीदवार रहे निर्दलीय, कुंभानी होंगे बीजेपी में शामिल, निर्विरोध जीत के बाद सूरत में बड़ा खेल। ठीक है, ये बीजेपी में फिर से जा सकते हैं देखिए, और ये सब बातें ये भी लिख रहे हैं। ठीक, ओके, चलिए तो ये सब घटनाक्रम यहाँ पे चल रहे हैं। और अब ये कुंभानी आए कैसे थे, थोड़ा ये भी देख लीजिए क्या है। देखिए, तो ये कुंभानी के बारे में बताया गया है। कुंभानी की राजनीति जड़ें 2015 में हार्दिक पटेल के द्वारा शुरू किए गए पाटीदार आरक्षण आंदोलन में है। ठीक है, तो ये पाटीदार आंदोलन से आए हुए थे, हार्दिक पटेल के साथ में आए थे। और आपको भी पता है हार्दिक पटेल तो चले गए वापस वहीं पे जहां पे वो होने चाहिए, और कुंभानी जो हैं ये भी इधर से बैटिंग कर रहे हैं। ठीक, ये सब खेल है। तो स्लीपर सेल के लोग जो हैं ये बड़े गजब के, बीजेपी आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत ये स्लीपर सेल के लोग हैं। ये सारी विपक्षी पार्टियों में हैं, ये संसद में हैं, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सब जगह इन्होंने अपने स्लीपर सेल के लोग बिठा के रखे हैं। मौके पाने पर ये एक्टिव हो जाते हैं और पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। इसे थोड़ा सा समझिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब इस मुद्दे को लेकर न्यायपालिका भी पहुंच गए लोग, न्यायपालिका में भी बात पहुंच गई है। तो जुडिशरी में इस मुद्दे को लेकर क्या केस लगाया गया है, चलिए उस पर मैं थोड़ी सी और आपके प्रकाश डालता हूं, वो और देख लीजिए।
न्यायपालिका में ये मामला किस मुद्दे पर चल रहा है। ठीक, चलिए तो एक और प्रेजेंटेशन है, देखिए, और ये न्यायपालिका में ये पूरा मामला किस तरह से पहुंचा है, इसे थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए तो ये, हाँ, चलिए तो द हिंदुस्तान छाप रहा है कि देखिए, जब नोटा मौजूद तो निर्विरोध निर्वाचन कैसे, कानपुर से राष्ट्रपति और सीईसी को लिखा चिट्ठी। अब ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक के साथ एक और चुनावी गफलत भी है कि जब नोटा का अधिकार है, नॉट टू वोट का अधिकार है, तो नोटा मौजूद है तो कोई व्यक्ति निर्विरोध कैसे चुनाव जीत सकता है। चुनाव में तो तब भी जाना पड़ेगा, और नोटा जीत जाए तो निर्विरोध वाले को भी हटना पड़ेगा और फिर से इलेक्शन होने चाहिए कायदे से। तो जब नोटा का उम्मीदवार मौजूद था तो ये निर्विरोध कैसे जीत गए, ये भी है। जनता के पास नोटा दबाने का विकल्प तो तब भी था, ये देना चाहिए था। ठीक, गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीतने की घोषणा के बाद विवाद खड़ा हो गया है। यूए ने राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर नोटा के साथ मतदान कराने की मांग की हुई है। ठीक है, ये देखिए, और ये भी 26 तारीख की न्यूज है। क्या मामला है, गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीतने की घोषणा के बाद पब्लिक वेलफेयर एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये प्रत्याशियों को नोटा के साथ मतदान कराने की मांग की है, ताकि मतदान के संविधान प्रदत्त अधिकार का पालन किया जा सके। ये भी सही बात है। ठीक है, नोटा 2014 से लागू है, ये आपको पता ही है। तो अब जब नोटा मौजूद है तो देखिए ये बड़ी मुश्किल की स्थिति है। फिर ये कहते हैं कि संविधान में वोट देने का अधिकार की गारंटी है। संविधान में वोट देने के अधिकार की गारंटी आर्टिकल 326 में 326 के तहत दी गई है। इस अनुच्छेद में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी मतदाता का यह मूल अधिकार है कि वह बिना किसी डर, दबाव या जोर जबरदस्ती के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। इस वजह से मतदाता की पहचान को सुरक्षित रखना और गोपनीयता मुहैया कराना स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का अभिन्न प्रक्रिया है, और ऐसे में ना कराना मतदान करने और ना करने वाले में भेदभाव करना, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन है। ठीक है, इन्होंने इतने बड़े पॉइंट बता दिए। हरियाणा का भी उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, 2018 में हरियाणा के निकाय चुनाव में वहां के राज्य चुनाव आयुक्त के निर्देश का हवाला भी दिया गया, जिसमें हरियाणा चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा विकल्प को काल्पनिक उम्मीदवार के रूप में मानने का निर्णय लिया था। तो दर्शकों, निर्विरोध चुनाव हो भी नहीं सकता। हरियाणा में पहले भी निकाय चुनाव में नोटा को एक निर्विरोध उम्मीदवार, मतलब एक वैकल्पिक उम्मीदवार, एक अलग से उम्मीदवार के रूप में मानने का निर्णय लिया गया था। तब नोटा मौजूद था और वो उसे कोई प्रस्तावक समर्थक की जरूरत भी नहीं है। आप कुछ भी हो जाए, वोटिंग तो तब भी होगी, और लोग अगर नोटा को ज्यादा चुन लेंगे तो फिर कोई भी जीता हुआ नहीं माना जाएगा। इसे थोड़ा सा समझिए। ठीक, और ये जो PWAS है, ये अब इस मुद्दे को लेके आगे काम करने के लिए बात कह रही है, और ये राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। आगे संभवतः ये न्यायपालिका भी जा सकते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन, एक मुद्दा ये है, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। दूसरा मुद्दा जो हमारे समाज क्या बोलते हैं, शिव खेड़ा हैं, उन्होंने भी कोर्ट में इसको लेकर केस किया है। तो चलिए मैं वो और आपके सामने रख देता हूं कि शिव खेड़ा जी ने किस तरह से न्यायपालिका में इसको लेकर चुनौती दी है, और न्यायपालिका ने उनकी एप्लीकेशन पर डेट भी दे दी है इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को लेकर। चलिए ये देखिए, अब ये वाला प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इसे देखिए। नोटा अव्वल आया तो क्या चुनाव दोबारा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन से सवाल। ये 26 तारीख को एप्लीकेशन लगी, उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस मुद्दे को लेकर सवाल भी पूछ लिया। यदि किसी सीट पर सभी उम्मीदवारों ज्यादा वोट नोटा को मिल जाए तो क्यों ना दोबारा चुनाव कराया जाए। इस तर्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की गई। इस पर अदालत ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन सीटों पर पुनर्मतदान मांग की गई है जहां अधिकांश वोट उपरोक्त में से कोई नहीं या नोटा को मिलते हैं। CY चंद्रचूड़ ने यह किया हुआ है। ठीक है,
ये बात बताई हुई है। आगे देखिए किस संदर्भ में पूरी मामला यहां पर चर्चा में आया है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक शिव खेड़ा, देखिए ये शिव खेड़ा जी हैं, इनकी बात हो रही है, शिव खेड़ा देखिए द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया गया है। खेड़ा की ओर से विशेष वकील ये सब बातें बताई हुई हैं और इन्होंने सूरत संसदीय सीट पर हालिया उदाहरण देते हुए कहा है, देखिए सूरत की सीट से पूरा उदाहरण यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, देते हुए कहा है कि इस विचार करने की जरूरत है क्योंकि सूरत में हमने देखा है कि कोई अन्य उम्मीदवार नहीं था, सभी वोट एक ही उम्मीदवार को हो गए और बाद में सूरत के भाजपा उम्मीदवार मैदान से निर्विरोध जीते गए, ठीक है। तो ये काल्पनिक उम्मीदवार के रूप में नोटा को लिया जाए, चुनाव कराए जाए, इस मुद्दे को लेके शिव खेड़ा ने एप्लीकेशन लगाई हुई है, ये मामला कोर्ट में है और मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है ये जल्दी करेक्शन में आएगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके अगर एक्सेप्ट हो गया एप्लीकेशन के लिए और चुनाव आयोग से पूछ रहा है ये कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन बी। पहली चीज तो नोटा मौजूद है तो चुनाव तो तब भी होंगे, भले ही निर्विरोध कोई भी उम्मीदवार आपके सामने हो, तब भी आपको नोटा से तो लड़ना ही पड़ेगा। नोटा जीत जाएगा तो फिर से चुनाव पूरे होंगे। दूसरा मुद्दा जनता के चयन का अधिकार का है, इस पर भी कोर्ट में बात होनी चाहिए कि भाई पीपल्स हैव राइट टू इलेक्ट देयर कैंडिडेट्स। जनता के वोटिंग के और चयन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर के नेता सब सेटिंग कर लिए और एक अपने आप को जीता मान लिया, तब भी जनता को चुनने का अधिकार तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है जो चर्चाओं में होना चाहिए। तीसरा, डेमोक्रेटिक ग्राउंड पर लोकतांत्रिक आधारों पर भी जनप्रतिनिधि का चयन करना जनता का अधिकार है। ये नहीं हो सकता कि जनप्रतिनिधि आपस में सेटिंग करके कह ले नहीं एक ये मान लो और जनता से चयन का अधिकार छीन लो, ये तब भी गलत है, ठीक है, इसे समझिए। तो जनता को चुनाव करने का, चुनने का, वोट डालने का अधिकार वो सर्वोपरि है, वो उसे मिलना ही चाहिए। इसलिए ये जो निर्विरोध चुनाव की बात है ये अपने आप में प्रजातंत्र के विरुद्ध है, लोग आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के विरुद्ध है और नोटा के होते हुए ये वैसे भी गलत है। और जो डेमोक्रेटिक ग्राउंड पर हम देखते हैं, लोकतांत्रिक आधारों पर हम देखते हैं कि जनता, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्था चलाती है और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार जनता के पास हमेशा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिलकर तय कर लें एक अकेला रहेगा और वही जीता माना जाएगा, ये गलत है। ये इसलिए भी गलत है कि जब सूरत के लोगों ने इस व्यक्ति को चुना ही नहीं, ये तो आपस में ऊपर सेटिंग हो गई, तो ये कैसे सूरत की जनता का रिप्रेजेंटेटिव बन के संसद में बैठ सकता है? ये बेईमानी है, ये लोकतांत्रिक बेईमानी है, ये एक प्रकार की डेमोक्रेटिक प्रोसेस की हत्या है, ठीक, ये गलत है। तो ये अपने आप में अनडेमोक्रेटिक है और इसीलिए हमने थंबनेल भी यही बनाया था कि जो निर्विरोध निर्वाचन है ये डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? नो वे, इसे किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। ये एक विसंगति है, संविधान के नियमों का कमजोरी का लाभ उठाना है चालाकी के जरिए, ये बंद होना चाहिए। न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए और जुडिशरी को जल्दी से जल्दी इस विसंगति को जो यहाँ पे उत्पन्न हो गई है इसे खत्म करना चाहिए। नोटा के रहते हुए वैसे भी चुनाव होने जरूरी है और नोटा ना भी हो तो भी चुनाव तो होने चाहिए। निर्विरोध विरोध जैसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर कोई नहीं खड़ा हो रहा तो भाई फिर से क्या बोलते हैं इलेक्शन के लिए अपील की जाए। भाई मान लीजिए ऐसी स्थिति आई कि एक ही कैंडिडेट बचा और उसके सामने कोई नहीं बचा, तो फिर आप फिर से लोगों को एप्लीकेशन करने के लिए, फ्रेश एप्लीकेशन के लिए टाइम दीजिए ताकि नए लोग फिर से एप्लीकेशन करें और लोकतंत्र की जान, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात चुनाव संपन्न हो सके, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये जो ऊपरवादी सेटिंग हो जाती है ना, नेता नेता आपस में मिलकर पैसे का लेन देन करके किसी को निर्विरोध जितवा देते हैं जैसा कि सूरत में हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में गलत है, ठीक है। तो ये आज का हमारा मेन स्टोरी थी, हमारे आज के स्ट्रीम की मेन स्टोरी थी और इसे हम यहाँ से समाप्त करते हैं। जो लोग हमारे साथी हैं, जो लोग हमसे इस मुद्दे को लेकर सहमति या असहमति रखते हैं, डिबेट डिस्कशन के लिए उनका आमंत्रण है। अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से लिंक दूंगा और आप आकर इस मुद्दे पर अपने विचारों को रख सकते हैं। सहमति या असहमति, संवैधानिक आधार, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, किसी पर भी आकर आप अपनी बातें कर सकते हैं। और भी संवैधानिक मुद्दे हैं उन पर डिबेट डिस्कशन के लिए हमारा चैनल ओपन रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर, पॉलिटिकल इश्यूज पर
हम यहाँ पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, एक ये स्टोरी थी जिस पर हमें बात करनी थी, और इसके साथ में दो और छोटी स्टोरी हैं दर्शकों, उन्हें और मैं यहाँ पे लूंगा, और ये इसलिए लूंगा कि ये बड़ी जरूरी बात थी जो आपसे करने की जरूरत